भाई क्या था ये, ऐसे हारता है कोई? बेहद ही शर्मनाक, अनएक्सेप्टेबल। ना कोई सीरियसनेस, ना कोई फाइट, सीधा सीधा सरेंडर। भाई ये कैसा बॉक्सिंग डे टेस्ट जहां हमने नॉकआउट पंच तो दूर ढंग से खेला तक नहीं। बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि हम हार गए, हारते तो हमेशा ही हैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती तो नहीं कराते एक पारी के अंतर से। गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि जीतने का ट्राई ही नहीं किया, कोई एफर्ट ही नहीं। छिटपुट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आई, मगर टीम वर्क कहीं दिखाई नहीं। इतनी हाइप बनाई थी साउथ अफ्रीका दौरे की, इतनी उम्मीदें सजाई थी ब्रॉडकास्टर्स ने कि इस बार तो सीरीज जीत करके ही आएंगे। और तो और हमने इस सीरीज पर अभी तक कोई बात ही नहीं की थी, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि जब मैं ज्यादा बोलता हूं तो टीम इंडिया हार जाती है। लेकिन ये क्या था, मुझे तो सोच सोच करके ही गुस्सा आ रहा है। एक एक प्लेयर पर आएंगे, जरा इत्मीनान से वीडियो देखिए। सबसे पहले तो सलाम है साउथ अफ्रीका को, जो कि 10 खिलाड़ियों के साथ ये मैच जीत गया। बबूमा हुए ना हुए एक ही बराबर है। इनका भी क्या हिसाब किताब चलता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैच की शुरुआत में ही हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, ऐसी इंजरी कराई कि लौटकर मैदान पर ही नहीं उतरे। मगर भाई हमारी टीम को क्या हो गया है, हमारे तो सभी खिलाड़ी फिट थे, कप्तान रोहित भी सुपर हिट थे, फिर एकदम से सुपर फ्लॉप क्यों हो गए? यशस्वी जायसवाल तो पहली बार साउथ अफ्रीका गए हैं, हालांकि गलती हुई उनसे, पहला मैच खराब हो गया, कोई बात नहीं। मगर रोहित भाई आप क्यों ढीले पड़ गए? पहली पारी में 5 तो दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए, इन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया। और नंबर 3 पर ओवररेटेड प्रिंस। यार अगर ये शुभमन गिल प्रिंस है ना, तो इनका किंग मनीष पांडे ही है, क्योंकि विराट कोहली का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं हो सकता। इतना ढीला और इतना ठंडा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना वैसा एटीट्यूड दिखता है, ना ही बड़े मौकों पर कुछ कर गुजरने वाली आग है। इतनी हाइप, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी शोहरत मिली इन्हें, मगर परफॉर्मेंस वही बिलो एवरेज। 4-5 अच्छे शॉट्स खेलते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। ये कोई बात हुई भला? टेस्ट मैच खेल रहे हो तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ, या तो आप सहवाग जयसूर्या टाइप प्लेयर हो तो समझ में भी आता है। अब ना ही पूरी तरह आपको अटैक करना है, ना ही ढंग से डिफेंस। ऊपर से आउट होने के बाद कोई सीरियसनेस, कोई सुधार वाली एटीट्यूड ही नहीं। ना वर्ल्ड कप में ढंग से खेले, ना ही कल। अब एक बात तो समझ में नहीं आ रही है कि हमारा नंबर 3 तो एक बेहद ही सॉलिड और दृढ़ चेतेश्वर पुजारा थे, फिर उन्हें बाहर क्यों किया गया? वो भी तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब पुजारा की रिप्लेसमेंट ऐसा खिलाड़ी तो नहीं हो सकता है। बनाए होंगे आपने 2023 में सर्वाधिक रन, मगर क्या फायदा, जब जरूरत थी तो आपका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल फ्लॉप। कभी बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं किया। भाई एक हनुमा विहारी भी थे, बीसीसीआई वालों भूल गए क्या? सिडनी टेस्ट ड्रॉ करवाया था, भारत को हर बार हार से बचाया, कई बार मुसीबत से निकाला, मगर बीसीसीआई ने इस बंदे का करियर एकदम से मिटा दिया। अब दूर दूर तक कोई इनका नाम लेने तक राजी नहीं है, ना ही कोई नामो निशान था अजिंक्य रहाणे का। कितना होनहार खिलाड़ी, पहले तो 1 साल बाद वापसी हुई, WTC में मजबूरी में खिलाया, वहां शानदार बैटिंग की, फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में वाइस कैप्टन भी बनाया, लेकिन उसके ठीक बाद सीरीज से बाहर हो गए, वो भी बिना किसी नोटिस के। खैर ये तो इनके करियर की कहानी रही है, हर फॉर्मेट में धोखा देकर निकालना, ये स्नब की एक अलग कहानी है। अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम रहाणे पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। खैर अपनी टीम पर वापस आते हैं। फॉर्मेट कोई भी हो, साल कोई भी हो, सब कुछ बदल सकता है, मगर हमारा बैटिंग ऑर्डर का सब कुछ गुड़ गोबर करके विराट पर डिपेंड होना ये परमानेंट है। अब भाई वो भी तो इंसान है, उस पर इतना ज्यादा प्रेशर। भाई इंडियन टीम कभी तो सुधर जाओ, वो कब तक अपने कंधों पर ये टीम का दारोमदार उठाते रहेगा? अय्यर के साथ मिलकर लड़खड़ाती पारी को संभाला, अच्छे टच में दिख रहे थे, मगर फिर वो बॉल जिसने उन्हें क्लूलेस कर दिया। वो तो शुक्र है केएल राहुल का, उनके शतक के ही कारण हम कुछ ठीक ठाक स्कोर कर पाए, वरना जब 121 पर 6 हुए तो 150 पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, मगर इन्होंने गिरते पड़ते 245 तक पहुंचा दिया। जब हम बैटिंग कर रहे थे तो ये बॉलिंग पिच लग रही थी, क्योंकि कागिसो रबाडा अनप्लेबल थे। भाई इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस लाइनअप में इन्हें छोड़ दें तो बाकी के 3 बॉलर्स ने मिलकर 20 टेस्ट भी नहीं खेले, मगर इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया और 5 विकेट भी झटके। शाबाशी तो बर्गर को भी मिलनी चाहिए। ऐसी बॉलिंग की देख करके नहीं लगा कि डेब्यू पर थे, और जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो लगा कि इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ है ही नहीं। भाई साहब डीन एल्गर ने क्या बैटिंग की है। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। अपने होम ग्राउंड सेंचुरियन पर उनका आखिरी टेस्ट था, और बिल्कुल आखिरी की तरह ही खेले। जहां अभी तक अपने करियर में कभी शतक नहीं बनाया था, वहां 185 रन ठोक दिए। मगर मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थे मार्को हैंसन, जिन्होंने जो बैटिंग करके दिखाई उसने दक्षिण अफ्रीका को 400 के पार पहुंचा दिया, इतनी बड़ी लीड दे दी। वो बात और है कि हमारे गेंदबाजों ने बिना सिर पैर के बॉलिंग की। बुमराह सिराज ने ठीक ठाक बॉलिंग की, मगर बाकियों ने तो दिल तोड़ दिया। एक उनके डेब्यूटेंट बर्गर, एक हमारे वाले हैं प्रसिद्ध कृष्णा। भाई कसम से कह रहा हूँ, जितनी उम्मीदें थी कल सारी सत्यानाश कर दी इन्होंने। भाई साहब ये क्या बॉलिंग थी। हालांकि मैं इन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए सपोर्ट करता था। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जैसी जगह पर जहां ऊंचे कद का यह बंदा छाती पर सर पर बॉल मारे, विकेट निकाले, मगर ये तो आंख बंद करके बॉल डाल रहे थे। चलो एक बार इनको डेब्यू के नाते भी छोड़ दिया जाए। मगर शार्दुल ठाकुर ये क्या है, क्यों खेलते हैं? ये भैया बहुत बड़ा रहस्य है। प्राइमरी रोल बॉलिंग है, जहां 5 की ऊपर से भी इकोनॉमी से पिटते रहते हैं, बैटिंग से 20-25 रन बना देते हैं, कभी कभार 50 लगा दिया। इन्हें इस वजह से टीम में लाए हैं क्योंकि इन्होंने पिछले टूर पर 7 विकेट लिए थे एक पारी में।
यार इन्हें विकेट कैसे मिलता है इन्हें खुद नहीं पता। वो तुक्का था जो कि इन्हें खुद को भी समझ में नहीं आया। अब तुक्का ज्यादा वक्त तो चलता नहीं है, ना तो इनके पास पेस है, ना ढंग की लाइन लेंथ है, और भागते हुए स्पिनर मैंने तो बीट कराते नहीं देखे, ना इनसे बैट्समैन सेट होते। इनकी स्क्वाड में ही जगह जस्टिफाई नहीं होती है। ये वही बंदा है जिसे वर्ल्ड कप में शमी से ऊपर तवज्जो दी जा रही थी बैटिंग की वजह से। पर यार जब आपने डेब्यू कराया ही था तो अर्शदीप में क्या बुराई थी। ऊंचा लंबा कद है, पेस भी है, स्विंग भी जबरदस्त है, नीचे से 2-4 घुमाने भी जानता है बैटिंग में। उमरान मलिक का तो करियर ही खत्म कर दिया गया। 155 वाले का पेस 140 ला दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि जब ये 130 पर बॉलिंग कराने लगेंगे तभी इन्हें टीम में मौका मिलेगा। यार एक बंदा तो टीम में ऐसा होना चाहिए जो अपनी पेस से सामने वालों को डराए। एक टूटे से ऑलराउंडर नकली 3D प्लेयर से अच्छा आप एक बॉलर खिला लो, वो भी ढंग का। वो कम से कम इज्जत तो बचा देगा, कम से कम बैटिंग में झूठी उम्मीद तो नहीं देगा। रोहित भाई आपकी आंखें कब खुलेंगी? नकली ऑलराउंडर खिलाना छोड़ करके जरा ढंग के फास्ट बॉलर खिलाओ यार, थोड़ा अग्रेशन दिखाओ। लेकिन लग रहा है हमारे कप्तान साहब अभी सदमे में ही है। कल तीसरे दिन की जब शुरुआत हुई तो ऐसा नहीं था कि हम पूरी तरह से मैच से बाहर हो गए थे, हम बिल्कुल ढीले पड़ गए और इतनी बड़ी लीड दे दी कि हमसे कवर ही नहीं हुई। और यार अश्विन पर भी बात करनी चाहिए थी, ये क्या थे और क्या हो गए। और जब अश्विन को जड्डू से ऊपर खिला रहे हो तो सीना ठोकर कहो ना कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, मगर अश्विन ने कोई कमाल नहीं किया। हालांकि हम अश्विन के खिलाए जाने का सपोर्ट करते हैं, मगर यार किया क्या इन्होंने। हालांकि यहाँ गलती रोहित की भी रही जिन्होंने इन्हें सही समय पर यूज नहीं किया। दूसरे दिन लंच के बाद जब इन्हें टोनी के सामने लगाना चाहिए था तो गेट शार्दुल और प्रसिद्ध को थमा दी गई। इन्हें लाया गया बिल्कुल बाद में फॉर्मेलिटी के लिए, और जब इन्होंने मौके बनाए तो न राहुल ने कैच पकड़ा न जायसवाल ने। स्कोर बोर्ड एक ही विकेट दिखाएगा इनकी, मगर वो चांस नहीं जो इनकी बॉलिंग पर ड्रॉप हुए। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि खिलाने लायक है नहीं बाहर के टेस्ट में। फील्डिंग इनसे होती नहीं, बैटिंग एकदम खराब और बॉलिंग में विकेट नहीं। जडेजा की जगह तो अपने आप में टीम में बनेगी। भाई दूसरी पारी की बैटिंग की बात ना करें तो अच्छा है, कोई क्लब टीम भी इनसे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकती है। अगर विराट का स्कोर और 8 एक्स्ट्रा हटा दें तो बाकी के 10 बल्लेबाजों ने 47 रन बनाए। ना तो हमारा एक्सपीरियंस चला ना ही यंगस्टर। अब भाई राहुल कोई रोबोट नहीं है जो दोनों पारियों में चलेंगे। टॉप 3 ने तो वैसे ही कबाड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर के लिए एक बात तो कहना चाहूंगा कि एंट्री तो एकदम धांसू होती है वेब रिचर्ड स्टाइल में, मगर बैटिंग डिजास्टर। वैसे इस टीम में अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला एक बंदा चाहिए जो कि ये है, मगर कल इन्हीं पर अटैक हो गया। अब ये तो विराट कोहली ने इज्जत बचा ली। अगर बुमराह को रनआउट कराने की गलती विराट न करते तो शायद भारत इनिंग से नहीं हारता, क्योंकि जिस टच में विराट थे कल वो न केवल एक बड़ी पारी खेलते बल्कि लीड भी ले जाते। लगभग रन बाल इनके 76 रन कल तबाही अंदाज में आए, मगर फिर वो रनआउट। खैर यहाँ गलती विराट की भी नहीं है, सामने वाले को भी तो पता होना चाहिए कि किस स्पीड में दौड़ना है। जैसे भी आंखें बंद करके दौड़ रहे थे, ऊपर से फील्डिंग जबरदस्त हो गई। वो डबल सिर्फ 3 लोग ही पॉसिबल कर सकते थे, या तो नॉर्मल स्ट्राइकर एबी डिविलियर्स होते, या MS धोनी या सुरेश रैना। खैर जो बात गई सो बात गई। पहला मैच तो फूंक दिया इन्होंने, अब कम से कम दूसरे मैच में इज्जत बचा लो। रोहित शर्मा आपको भगवान का वास्ता है, थोड़े सीरियस हो जाइए, अब गम से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब शोक मनाने का कोई फायदा नहीं है, वरना 2-0 से हार करके मुंह काला करवा करके ही वापस आएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि सीरीज 1-1 से बराबर हो जाए और हमारी टीम थोड़ी सीरियस हो जाए। बाकी आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और हाँ, एक शिकायत आप लोगों से है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग 85 से 90% लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, वरना अभी तक हम लोग कम से कम 1.5 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही गए होते। तो भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है। आप लोग वीडियो को अच्छा भी बोलते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये तो गलत बात है ना। हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।